हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। ओके, दोनों एक जैसा ही सवाल। और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बोला है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ये जो है वो लीनियर इक्वेशन है। ओके, और इसको बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड में कैसे सॉल्व करता हूं, क्योंकि हमने थ्योरी पार्ट जो देखा उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इस जो इक्वेशन का सिस्टम मुझे दिया है उसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, तो कि पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो यहां से अगर मैं मैट्रिक्स फाइंड करना चाहूं तो मैट्रिक्स से मुझे क्या मिलेगा, मैट्रिक्स से मिलेगा 5 7 2 3। ओके, मुझे जो फाइंड करना है, फाइंड करना क्या है, एक्स एंड वाई। तो कैपिटल मतलब एक्स मैट्रिक्स मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, जो मुझे फाइंड करना है। एंड इक्वल टू के राइट हैंड साइड जो भी कांस्टेंट दिए हैं फ्रेंड्स, वो क्या होंगे, मेरे मैट्रिक्स बी के एलिमेंट। तो मेरा मैट्रिक्स बी ऐसे मिलेगा। सर मैट्रिक्स ए कैसे बनेगा, तो कि एक्स एंड वाई के साथ जो भी मल्टीपल से कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है उसको मैं मैट्रिक्स ए के रूप में लिख दूंगा। ओके, अब हमने क्या सीखा है, अगर मैं सॉल्यूशन फाइंड करता जाऊं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड तो मैं लिखूंगा a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे या फिर a एंड x की वैल्यू यहां पे रखोगे तो इन शॉर्ट आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स करोगे तो। ओके, तो यहां से मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो a इनवर्स इंटू बी होगा। हाँ, तो ऐसा करने से ही मुझे मेरा मैट्रिक्स x जो है, एक्स एंड वाई एलिमेंट वाला, वो मुझे मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, फॉर ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा, जो कि क्या नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करूंगा, वो मुझे जीरो नहीं मिलना चाहिए। तो ये कितना आ गया, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, अगर जीरो आता तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी वो मैंने थ्री लेक्चर में आपको बताया है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इनवर्स फाइंड करूंगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ना, आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पता है, कैसे फाइंड करते हैं, तो कि भाई 2 by 2 मैट्रिक्स होगा अगर, तो मैं उसका एडजॉइंट ऐसे फाइंड करूंगा, यहां पे मैं 1 लिख दूंगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करूंगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्लेस चेंज कर दूंगा, ये 3 5। एंड जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है उसका साइन चेंज करूंगा, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे क्या आएगा -7। ओके, तो ये आपको ए इनवर्स मिल गया। अब मैं इन दोनों की ए इनवर्स इंटू बी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। सो ए इनवर्स मतलब 3 - 2 - 7 इन 5। बी बी मतलब 4 5। एंड एक्स मतलब क्या है, जो भी मुझे एलिमेंट फाइंड करने का बोला, एक्स एंड वाई, ठीक है, अननोन वैल्यू स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, वो मेरा एक्स होगा, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। अब इसका ऑर्डर है 2 by 2, इसका ऑर्डर है 2 by 1। तो मुझे आंसर का ऑर्डर क्या, ये दोनों सेम होना चाहिए, हाँ, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, 2 by 1, ये और ये मिलके आंसर का ऑर्डर बनेगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में रो बता दू, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम बता। तो यहाँ पे कैसे करूंगा फ्रेंड्स, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या आएगा 12। तो ये 12 -10। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ये एलिमेंट मिलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से दूसरा, तो यहाँ पे आएगा -28 +25। ओके, तो इज इक्वल टू मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या मिल गई है, एक्स एंड वाई का मुझे सॉल्यूशन जो भी मिला है वो कुछ ऐसा दिख रहा है 2, और यहाँ पे क्या मिलेगा -3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। तो आप इसको सॉल्यूशन करके ऐसा लिख सकते हो कि भाई एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, एक्स इज इक्वल टू आपको मिल गया 2 एंड वाई इज इक्वल टू आपको मिल गया -3। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मुझे सेम ऐसी ही प्रोसीजर करनी पड़ेगी। पहले मैं मैट्रिक्स ए लिख दूंगा, मैट्रिक्स ए मतलब यहाँ पे 2, ये -1, ये 3, ये 4। ओके, ये एक्स, सॉरी कैपिटल एक्स होगा, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स क्या होगा,
एक्स कोमा वाई, जो कि मुझे यहाँ पे इक्वेशन में दिया है। एंड कैपिटल बी आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, कैपिटल बी इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा -2 and 3। ओके, नाउ अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पहले मैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी ये तो जानता हूं ताकि मुझे x मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, तो मैं ए इनवर्स फाइंड करने से पहले क्या फाइंड कर लूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 -1 3 4। ओके, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, 8 माइनस माइनस प्लस 3 प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन में, फिर माइनस सेकंड डायगोनल एलिमेंट, तो यहाँ पे मुझे कितना मिल गया 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है तो मुझे एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट है। मैं यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 2/2 डिटर्मिनेंट दिया है, 2/2 मैट्रिक्स दिया है। ओके, 3/3 दिया होता तो आपको पता है कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे 1/11 आ चुका है, 2/2 का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो कि भाई प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्लेस चेंज कर दूंगा, सेकेंडरी डायगोनल का क्या करूंगा साइन, ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस लिखा, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा माइनस। ओके, तो ये मुझे ए इनवर्स मिल चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करूंगा, इन शॉर्ट में मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। यहां पे लिखूंगा एक्स वाई, यहां पे लिख दूंगा 1/11, ये 4 1 -3 2। यहां पे मैट्रिक्स बी क्या लिख सकता हूं, -2 ये 3। ओके फ्रेंड्स, नाउ आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से पता है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ये 1/11 को बाहर ही रहने दीजिए। ओके, जो आंसर आएगा उसके लास्ट स्टेप पे मैं सेटल कर देंगे। 1/11 यहाँ पे एज इट इज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे आ गया -8 प्लस 3, यहाँ पे हो गया 6 माइनस 6 प्लस 6। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इन दोनों का, यहाँ पे आ चुका है देखिए, इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे एक आंसर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, -8 प्लस 3 मतलब कितना होता है -5। ये 1/11 आगे है, यहां पे आ गया 12। ओके, अब मुझे अगर एक्स एंड वाई का आंसर चाहिए, एक्स वाई वाला मैट्रिक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1/11 को अंदर मल्टीप्लीकेशन दे दो, तो -5/11 हो जाएगा, ये 12/11 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। यहाँ पे आप x इज इक्वल टू -5/11 लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 12/11 लिख सकते हो। ओके, देख सकते हो आप सब। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ओके, ये दोनों सम हमने जो 7th एंड 8 किए हैं उसी के रिलेटेड है, उसी के जैसे सम है। चारों सम में मतलब 7 8 9 10 में एक ही मेथड से सॉल्यूशन होगा। ओके, मैं इन दोनों सम को यहाँ पे आपको डायरेक्टली सोल्व करके बता रहा हूं ताकि अपना टाइम ना बिगड़े। तो आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद खुद से सॉल्यूशन ट्राई कीजिए। ओके, मैं वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा दोनों सम आपको आंसर निकाल के बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th का मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन दोनों सेम ही प्रोसीजर से आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स एक कैसे बनाना है, यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स एक कैसे बनाना है। एक्स एंड वाई का जो भी मल्टीपल है, कांस्टेंट है मल्टीपल, एक्स वाई के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में दिया है उसी का मैं मैट्रिक्स ए बनाऊंगा। फिर जो मुझे फाइंड करना है उसका मैं मैट्रिक्स एक्स बनाऊंगा, एंड मुझे जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में दिया है उसका मैं मैट्रिक्स बी बनाऊंगा। ओके, पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दिया, इज इक्वल टू -11 आया जो कि 0 नहीं है, तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट, तो मैं पहले इनवर्स फाइंड करूंगा। इनवर्स में क्यों फाइंड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सॉल्यूशन फाइंड करना चाहता हूं तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी जितना होता है सॉल्यूशन मेरा। ओके, तो मैंने वैल्यू रखी और मुझे आंसर मिला, x मुझे मिल गया
-6/11 एंड y मुझे क्या मिल गया -19/11। ये मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। 10th सेम मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया तो यहाँ पे मुझे 4 मिला विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो यूनिक सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ए इनवर्स फाइंड करूंगा। ए इनवर्स कैसे मिलेगा? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट मतलब 1/4 यहाँ पे लिखा एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल का प्लेस चेंज करा। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे ये यहाँ चला गया, तो ये सब ना। फिर सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट के क्या करूंगा? साइन चेंज कर दूंगा। मैंने कर दी। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, मुझे -4, ये 16 मिला। फिर 1/4 अंदर दिया तो ये मुझे x क्या मिल गया? -1 एंड y क्या मिल गया? +4। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे मुझे जो 11 से लेके बाकी के जो भी सम दिए वो क्या बनेंगे? 3/3 के मैट्रिक्स के सम बनेंगे। ओके, कैसे? क्योंकि सर यहाँ पे मुझे x y z 3 टर्म्स को मुझे फाइंड करने का बोला गया है। ओके, तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगा, पहले हम 2/2 का क्यों लिखते थे? वहां पर मैं x एंड y को फाइंड करता था। अब मुझे क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? x y एंड z को फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं कैपिटल A मतलब मैट्रिक्स ए लिख रहा हूं। यहाँ पे क्या आएगा? 2 1 1। ये क्या आएगा? 1 -2 -1, दिस 0 3 -5। ओके, नाउ x क्या मिलेगा? मैट्रिक्स x क्या मिलेगा? x y z। ओके, b b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा 1 3/2 एंड 9। ओके, ये जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड जो होगा मेरा मैट्रिक्स b हो जाएगा। ओके, अब अपना आइडिया तो वही बोल रहा है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, यही तो मेरा सॉल्यूशन होगा। उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? इनवर्स। और इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। ओके, अब चलो मैं ये फाइंड कर रहा हूं कि डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आएगा 2, ये 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया 10 -3। ओके, -1 -5 इंटू 1 मीन्स -5, ये हो गया 0, +1 यहाँ पे आएगा 3 -0। ओके, तो ये मुझे क्या मिल गया? 13 इंटू 2 26। ओके, ये माइनस माइनस +5 एंड यहाँ पे क्या आएगा? 3। यहाँ पे क्या आएगा? 3। ओके, अगर मैं इन सब का एडिशन करना चाहता हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 34 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, आप देख सकते हो मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या मिला? 34, जो कि 0 नहीं, तो मैं यहां लिखूंगा सो यूनिक सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ओके, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा मुझे। अब बारी आती है एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने की। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करूंगा? तो क्या उसके लिए मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा फॉर एडजॉइंट ऑफ A11, सॉरी कैपिटल A11 फाइंड करना पड़ेगा। कैपिटल A11 कैसे फाइंड करूंगा? ओके, अब एक चीज आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि मेरे एडजॉइंट के अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो मैं राउंड कर रहा हूं, ये 4 एलिमेंट ही मुझे नेगेटिव मिलते हैं। आप देख सकते हो इसका प्लेस आता है A12 मतलब -1 की पावर 3, ये नेगेटिव होगा। इसका प्लेस A21, ये नेगेटिव। इसका प्लेस A23 मतलब -5 पावर, और -1 की 5 पावर मतलब ये नेगेटिव। इसका प्लेस आएगा A32 मतलब 5 पावर। तो ये 4 प्लेस के ऊपर के एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या आएंगे? पॉजिटिव, मतलब उसके आगे साइन पॉजिटिव आएगा ऐसा। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखने की ट्राई कर रहा हूं। कैसे? अगर A11 में फाइंड करूंगा फ्रेंड्स, तो मुझे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा ये हो गया 10 माइनस माइनस +3। ओके, और आगे क्या? आगे का साइन क्या होगा? प्लस, तो यहाँ पे आ गया 13 लेकिन जैसा पॉजिटिव। ओके, मैं -1 की पावर 1 + 1 वाला कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, लेकिन अप्लाई कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। ओके, A12 एलिमेंट, मैं इस एलिमेंट के कोफैक्टर को
कॉलम के रूप में लिख रहा हूं, -1, ओके 1। इसका कोफैक्टर फाइंड करना है तो क्या आएगा, ये हो गया -5 माइनस माइनस प्लस 0, ओके। हालांकि ये एलिमेंट -5 मिला, लेकिन इस एलिमेंट के आगे साइन किसका आता है, प्लस, तो ये क्या हो गया +5, ओके। -5 इंटू माइनस तो +5। A13 में कैसे फाइंड करूंगा इस एलिमेंट को, ये हो गया 3 -0 इज इक्वल टू, मुझे 3 मिलेगा और इसके आगे साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया, ओके। अब A21 कैसे फाइंड करूंगा, ये एलिमेंट के लिए इसकी रो को कॉलम को ढकने के बाद ये मिलेगा -5 -3, ओके। और A21 वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, ये रहा नेगेटिव, तो यहाँ पे -8 तो +8 मुझे मिल जाएगा। A22 का आंसर क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ये रहा, ये पॉजिटिव आना चाहिए। इसकी रो को कॉलम को ढकूंगा, ये हो गया -10 -0, ओके। तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये प्लस इंटू -10, तो मुझे क्या मिलेगा, -10 ही मिलेगा फ्रेंड्स, ओके। अब A23 मुझे क्या मिलेगा, A23 मतलब कौन सा एलिमेंट, -1 वाला, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आनी चाहिए, याद रखिएगा। इन दोनों को ठकने के बाद ये हो गया 6 -0, आगे साइन किसकी आएगी, माइनस की, ओके। तो यहाँ पे लिखूंगा -6, अब देख सकते हो। तो इसकी साइन में यहाँ पे लिख दूं माइनस, इसकी साइन यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, इसकी साइन यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, ओके। यहाँ पे साइन आगे प्लस लिखता हूँ, यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्लस, ओके। अब A31 एलिमेंट मतलब 0, इसके आगे साइन क्या आएगी, पॉजिटिव, मैं पहले पॉजिटिव लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा -1 माइनस माइनस +2, तो मुझे आंसर मिलेगा +1। A32 एलिमेंट मतलब इस एलिमेंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आएगा साइन कौन सा आएगा, माइनस, देखिए आप, ये हो गया -2, ये होता है -1, तो ये आ गया -3, माइनस के आगे साइन माइनस, तो ये +3 हो जाएगा। A33 का आंसर कैसे निकालें, इस एलिमेंट का आंसर ये होगा -4, इन दोनों को ढकने के बाद -4 -1, आगे है प्लस, ओके। तो आंसर क्या आएगा, -5, ओके। अब मैं एडजॉइंट लिखने जा रहा हूं, यहां पे आएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ओके। 1/34, ओके, इंटू डिटर्मिनेंट कैसे लिखूंगा, मैंने रो के एलिमेंट को कॉलम के रूप में लिखना है, तभी मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा, 13, ये 5, ये 3, ओके। यहाँ पे आएगा 8, ये होगा -10, ये होगा -6, ये होगा 1, ये होगा 3, ये होगा -5, ओके। अब x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी करूंगा तभी मुझे सॉल्यूशन 1/34, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा ताकि आपको आंसर मिल सके। बी यहां पे लिखूंगा 1 3/2, ये हो गया 9, ओके। यहां पे मुझे आंसर कौन से ऑर्डर का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू मैं लिखूंगा स्मॉल x y z, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स x क्या लिखा है, ये रहा, ओके। अब 1/34 को बाहर रखिए, बाकी के जो भी एलिमेंट है आपको पता है क्या करना, रो को कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई का एडिशन, यहाँ पे आएगा 13 प्लस ये 8 इंटू 3/2 करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 4, तो फिर कितना बच गया 12 प्लस 9, ओके फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5, यहाँ पे -10 इंटू 3/2 करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 5, तो ये हो गया -15, यहाँ पे बचेगा -15 प्लस ये 27, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आएगा 3 -6 इंटू 3/2 करूंगा, ये जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये कितना हो गया -9 -45 आएगा ना दोस्त, ओके। अब मैं यहाँ पे ऐसा देखूंगा कि क्या मुझे विदाउट रेशनल आंसर मिल रहा है क्या, 25 प्लस 9, यहाँ पे मुझे ये 34 मिल गया, ओके। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये -10 हो जाएगा, ओके। -10 प्लस 27,
27 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ओके, यहां पे अगर मैं देखना चाहूं तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, -6, ये -45। ओके, तो ये कितना बचेगा, 51। ओके, तो 51 तो आया, लेकिन कैसा आया, -51 आया दोस्त। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये 1/34 को अंदर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लीकेशन दूंगा तो 34 डिवाइड में 34 यहां पे 1 बन जाएगा। फिर 17 डिवाइड में 34 करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, 1/2 आएगा दोस्त, ये 1/2। ओके, एंड -51 डिवाइड में 34 करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, -3। तो आपको आपका आंसर यहां पे दिख रहा होगा, ये x, ये y, ये z, एक्स वाई जेड आपको इस फॉर्म में मिलेगा, 1/2 एंड -3। ओके, आप सबको देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा आंसर आ चुका है, ये x, ये y, ये z। 3/3 ऑर्डर के कोई भी सम आप इसी मेथड से कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहां पे -3/2 आना चाहिए, क्योंकि 17 3 एंड 17 2। ओके, तो यहां पे कट करूंगा तो यहां पे मुझे -3/2 आंसर मिलेगा, -3 नहीं मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको यहां पे डायरेक्टली सॉल्यूशन करके दिया है। ओके, 12 के अंदर मुझे एक्स वाई जेड फाइंड करने का बोला गया है। ओके, 3 इक्वेशन दिए हैं, तो मुझे जो मैट्रिक्स ए मिलेगा वो 3/3 का होगा। यहां पे सबसे पहले मैंने क्या किया, मैट्रिक्स ए निकाला, मैट्रिक्स एक्स और बी को पहले लिख दिया। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करने से मुझे पता चला कि उसकी वैल्यू तो 10 थी, जो कि यूनिक सॉल्यूशन देगी। अगर 0 नहीं है तो मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। फिर इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए मैं 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए का फॉर्मूला लिखा, लेकिन मुझे एडजॉइंट तो पहले फाइंड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे A11 मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट को कॉलम के रूप में कोफैक्टर फाइंड कर दिया। ओके, तो मैंने एक चीज ध्यान में ये रखी है कि ये जो मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट फाइंड कर रहा हूं ना, तो मैं यहाँ पे आगे क्या रखता जाऊंगा, ये साइन। तो इस एलिमेंट के आगे मैंने प्लस लिखा, इस एलिमेंट के आगे माइनस और इसके आगे प्लस लिख दिया। ओके, ताकि आपको आगे जाके प्लस माइनस पे कोई गलती ना मिले एंड आपका पूरा कोफैक्टर मुझे ये मिल जाए। ओके, कोफैक्टर की मदद से मैंने एडजॉइंट लिख लिया यहाँ पे। एडजॉइंट कैसे, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए 1/10 इंटू एडजॉइंट। तो ये मेरा क्या हो गया, मैंने एडजॉइंट की वैल्यू डायरेक्टली लिख दी। फिर ये x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी की मदद से मैं क्या करूंगा, ए इनवर्स यहाँ पे लिखा, बी की वैल्यू यहाँ पे लिखी। फिर इसको सोल्व किया तो मुझे x y z का आंसर 2 -1 1 करस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली मिला। ठीक है, x का 2, y का -1, z का आंसर 1 मिला। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, मैट्रिक्स ए बनाया, x बनाया, b बनाया। ओके, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया, मुझे आंसर मिला 4, जो कि 0 नहीं है, तो क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। फिर मैं एडजॉइंट ए के लिए दौड़ पड़ा। एडजॉइंट ए के लिए मुझे क्या करना था, रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैंने कॉलम में कोफैक्टर के रूप में लिख दिया। देखिए, इसका कोफैक्टर मैंने यहाँ पे लिखा, इसका कोफैक्टर यहाँ पे, इसका कोफैक्टर यहाँ। ओके, फिर क्या किया कि सर ये जो एलिमेंट है इस प्लेस के, मतलब A12, A21, A23 एंड A32, ये एलिमेंट के आगे मैंने डायरेक्टली साइन यहाँ पे माइनस, ये माइनस और यहाँ पे डायरेक्टली मैंने माइनस लिख दिया। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एडजॉइंट ए को यहाँ पे लिख सकते हो। एडजॉइंट ए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, और 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 डिटरमिनेंट मतलब यहाँ पे क्या, 1/4 यहाँ पे मिला था, 1/4 लिख दिए। मैट्रिक्स बी, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, ये b कहां से आया, मुझे क्वेश्चन के डेटा में ये गिवन है, मैंने यहाँ पे लिखा। फिर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन आपको पता है कैसे करना है। यहाँ पे मुझे ऐसा सॉल्यूशन मिल रहा है, कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलने के बाद मैंने 1/4 से हर एक एलिमेंट को
अंदर दी। ओके, तो 8/4 2 मिला, 4/4 1 मिला और 12/4 मतलब 3 मिला, तो मुझे एक्स वाई जेड मुझे क्या मिल गया, 2 1 एंड 3 रिस्पेक्टिवली मिल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15 आपको होमवर्क में करना है सेल्फ, क्योंकि इसी के जैसे सम है, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। ओके, ट्राई करिएगा ऐसे ही सोल्व करने की। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया है, ठीक है, ये सब में मुझे ऐसा बोला है, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वेट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। ओके, तो आप एक बात समझिएगा, मुझे पर केजी मतलब 1 kg ऑनियन का प्राइस नहीं दिया है, फिर पर 1 kg वीट का प्राइस नहीं दिया, 1 kg राइस का भी प्राइस नहीं दिया। ओके, मुझे ऐसा टोटल कॉस्ट उसका बोल दिया है और बोला है कि भाई 4 kg 4 kg ऑनियन था, 3 kg वीट था और 2 kg क्या था, राइस, उसका प्राइस है 60 रुपीज। दूसरा डेटा दिया है 2 kg ऑनियन, 4 kg वीट, 6 kg राइस का टोटल कॉस्ट कितना है, 90 रुपीज। ओके, 6 kg ऑनियन, 2 kg वीट, 3 kg राइस का टोटल कॉस्ट कितना है, 70 रुपीज। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, अब इस सम को हम एक जनरल कॉन्सेप्ट से देखते हैं। ओके, कैसे कि मेरे पास अगर 3 एप्पल है और फिर ऑरेंज है 2। ओके, और मुझे टोटल कॉस्ट बोला है कि भाई इसका कॉस्ट जो होगा, इसका दोनों का मिला के टोटल कॉस्ट है 150 रुपीज। ओके, वहां पे 3 डेटा दिया है, मैं आपको 2 डेटा से इजीली आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूं। अब आपको ये दिमाग में आइडिया आया होगा, सर 2 एप्पल तो 3 एप्पल तो आपने लिख दिया, आपने 2 ऑरेंज तो लिख दिया, लेकिन 1 एप्पल का प्राइस क्या था। ओके, 1 एप्पल का जो कॉस्ट, 1 एप्पल मैंने 1 एप्पल कितने रुपए में खरीदा था, तब जाके उस प्राइस का मैं इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मुझे एप्पल का टोटल कॉस्ट मिलेगा जो भी है वो। हाँ, ऑरेंज, 2 एप्पल 2 ऑरेंज था तो एक ऑरेंज का प्राइस क्या था, जिसकी मदद से यहाँ पे जो भी प्राइस था एक ऑरेंज का, उसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू पर ऑरेंज प्राइस, तो मुझे टोटल ऑरेंज का कॉस्ट मिलेगा। फिर अगर दोनों का मैं एडिशन करूंगा, इसका और इसका, तो मुझे क्या मिलेगा, 150। यही मुझे इस सब में करना है। ओके, कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में लिखना होगा, ध्यान में रखना होगा कि आपको पर जो भी ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब ओनियन दिया होगा, वेट दिया होगा, राइस, पर केजी प्राइस फाइंड करनी है। ओके, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं सम, जरा ध्यान से। पहले मैं ऐसा एज्यूम करूंगा, सपोज पर केजी प्राइस ऑफ ऑनियन इज एक्स रुपीज, फिर वेट इज वाई रुपीज एंड तीसरा क्या दिया फ्रेंड्स, राइस इज जेड रुपीज। ओके, आपको यहाँ पे ऐसा बोल दिया है कि भाई मैंने एज्यूम कर लिया ओनियन का प्राइस क्या था पर केजी का एक्स, वेट का वाई और जेड का राइस का जेड रुपीज रिस्पेक्टिवली है। ओके, तो मैं अगर ये इक्वेशन इसके रिस्पेक्ट में बनाना चाहूं तो मुझे कौन क्या मिलेगा, 4 kg ऑनियन, तो 4x इसका टोटल प्राइस होगा। ओके, पर केजी ऑनियन का प्राइस है एक्स रुपीज, तो 4 kg का कितना, यहाँ पे हम ऐसा कौन सा पढ़ रहे, 1 kg का एक्स रुपीज है तो 4 kg का कितना, तो 4 इंटू एक्स होगा। हाँ, तो यहाँ पे 4x लिख दिया। ओके, मैं पहले इक्वेशन के लिए बात कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, प्लस 3y करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि y पर केजी का प्राइस, वीट का पर केजी का प्राइस कितना है, y, एंड कितना वीट है 3 kg, तो 3 इंटू वाई करना पड़ेगा।
प्लस 2 इंटू जेड करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में टोटली आइडिया आ चुका होगा कि भाई 2 केजी राइस है तो पर केजी राइस का मैंने जेड रुपीज एज्यूम किया है, तो 2 केजी का 2 इंटू जेड इज इक्वल टू टोटल कितना है दोस्तों 60 रुपीज। तो पहला इक्वेशन मेरा ऐसा मिलेगा। ओके, अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 90 रुपीज। हाँ, यहाँ पे तीसरा इक्वेशन 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70 रुपीज। ओके, आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझे हो अच्छी तरह से तो आप ये सम आराम से कर सकते। अब तो कुछ भी नहीं है सम, अब हमने आगे जो भी 3x3 मैट्रिक्स के x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी वाले जो भी सम किए अब तो उसी की कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेगा। ओके, लेकिन मेन जो है वो बात क्या है कि भाई ये इक्वेशन कैसे बना है। इक्वेशन में फिर से आपको बता दूं, मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी। पर केजी का प्राइस मुझे फाइंड करना है, तो मैंने अपनी तरफ से एक एजम्पशन लिया, एज्यूम किया कि भाई सपोज पर केजी प्राइस ऑफ ऑनियन की प्राइस x रुपीज है, वेट की प्राइस है y रुपीज एंड राइस की प्राइस है z रुपीज। क्या है, z। ओके, तो इसके रिलेटेड अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को बनाना चाहूं तो यहाँ पे 4x प्लस